हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप लोग वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट हो या फिर आपकी क्लासेस की नोटिफिकेशन हो तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये आपका CTET अगस्त 2023 का पेपर 1 सेट 1 है। हम डेली आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके CTET में ही आए हुए हैं। प्रॉपर CTET के जो पुराने पेपर हैं, जैसे आपके अगस्त 2023 की बात करें, 2020-21 की जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उनके सभी के क्वेश्चन हम एक एक करके करेंगे कि क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो किस तरह के आते हैं। तो आज हम करेंगे CDP। ये पेपर 1 का CDP है जो आपके अगस्त 2023 के ऑफलाइन पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो यहाँ से एनालिसिस करेंगे कि आपके किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं CDP के। इसके बाद आपके जैसे हिंदी पेडालॉजी हो गई, इंग्लिश पेडालॉजी हो गई, मैथ पेडालॉजी और EVS पेडालॉजी, इनकी भी क्लासेस हम रेगुलर लेते रहेंगे। आपके सभी पेपर सॉल्व करवा देंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं पूरी पेडालॉजी आपकी हो जाएगी कंप्लीट। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। डिस्ग्राफिया इज, मतलब आपका डिस्ग्राफिया है वो है क्या। तो पहले मैं आपको बता दूं डिस्ग्राफिया आपका कौन सा ऑर्डर है, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तंत्रिकीय विकार है। और ये प्रॉब्लम इसमें किस में होती है, प्रॉब्लम होगी आपको लिखने में। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जब डिस्ग्राफिया की बात की जाए तो डिस्ग्राफिया आपका क्या है, लिखने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको डिस्ग्राफिया है, बच्चे को डिस्ग्राफिया है। ग्राफ से याद रखना है आपको डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब याद रखिए कि लिखने से। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हिंदी वाले हिंदी में भी यहाँ पर दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम वाले देखिए इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी से पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ सकते हैं। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि डिस्ग्राफिया है क्या। एक भाषण प्रकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। तो बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया कि डिस्ग्राफिया क्या है। अगर आपको लिखने में, कुछ आकार बनाने में, शेप बनाने में अगर प्रॉब्लम होती है तो शॉर्ट में आप कहें लिखने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो आपका डिस्ग्राफिया होता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। तो बिल्कुल भी नहीं, ना तो यह एक भाषण विकार है और ना ही यह एक गतियुक्त विकार है। तीसरा ऑप्शन है यह एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। चौथा ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो दिया हुआ है आपने देखा होगा, यह एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तो सिर्फ आपकी यहाँ पर भाषा को चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा। लेकिन आपका जो प्रश्न है क्या हुआ, जब अक्षरों को और आकारों को बनाने में कठिनाई होगी मतलब आपको लिखने में कठिनाई हो रही है। आप बिना लिखे तो कोई अक्षर को नहीं लिख सकते ना। तो ऑप्शन आपका जो तीसरा है वो राइट हो जाएगा। डिस्ग्राफिया आपका क्या है, डिस्ग्राफिया है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर एंड शेप। यह एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वो क्या कहलाता है। तो बच्चे को एक्सेलरेशन मिलता है यानी कि त्वरण, वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। एक बार आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव्स देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअल रैपिड पेस इज नोन एज एक्सीलरेशन कहलाएगा आपका। जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनको शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है तो वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका त्वरण या एक्सीलरेशन कहलाता है।
तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑप्शन से आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि कौन सा आंसर सही होगा और कौन सा गलत होगा, और ये सारी चीज़ें आएंगी जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, समावेशी कक्षाएं क्या होती हैं, मतलब उसमें आपके सभी प्रकार के बच्चे एक साथ जो बैठते हैं, चाहे वो विकलांग हो, है ना, चाहे किसी को डिस्ग्राफिया हो, डिस्कैलकुलिया हो, मान लीजिए किसी का IQ कम है, ज़्यादा है, सबको समावेशी शिक्षा का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर पढ़िए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी पढ़ लें। टीचर्स हु आर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स, अगर वो समावेशी कक्षा में आप पढ़ाते हैं तो उन्हें क्या चाहिए? पहला, पाठचर्या में अनुकूलन करें, यानी क्रिएट करिकुलम एडेप्टेशन। बिल्कुल ये सही होगा आपका कि अगर समावेशी कक्षा में आप काम कर रहे हैं तो शिक्षक को पाठचर्या में अनुकूलन बिल्कुल करें, तो ये भी सही हो जाएगा। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, बिल्कुल अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको बच्चों को पढ़ाना होगा। तीसरा, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। चौथा है आपका, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो जो डाइवर्सिटी होती है, जो विविधता होती है, वो कभी भी बाधा नहीं होती। तो ये चौथा आपका यहाँ पर गलत है। आपने चारों पढ़े, आपको समझ में आ गया कि क्या गलत है। नेगेटिव चीज को आप, वही विविधता अगर बाधा के रूप में हो गई तो फिर कैसे आप समावेशी कक्षा में पढ़ा पाएंगे? तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो आपका दिया हुआ है, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है आपके। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डॉट डॉट संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो समाजीकरण की देखिए संस्थाएं होती हैं आपकी, एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी आप प्राथमिक कह सकते हैं, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक कह सकते हैं, माध्यमिक कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो शिशु अवस्था, जब बच्चा बिल्कुल शिशु अवस्था में होता है, आपको पता है 0 से 5 साल के बीच में होता है, तो समाजीकरण की जो एजेंसियां होती हैं कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है शिशु अवस्था में? तो वो आपकी होगी प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक। प्राथमिक में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे अपनी फैमिली हो गई, परिवार हो गया, है ना, आस पड़ोस के लोग हो गए, ये आपका सब आ जाएगा प्राइमरी में। ये प्राइमरी एजेंसियां कहलाती हैं सोशलाइजेशन की। तो यहाँ पर पहले में आपको क्या भरना होगा? शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं, कौन सी? प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि बाल्यावस्था में आपकी सेकेंडरी संस्थाएं महत्वपूर्ण होंगी। जैसे आपका स्कूल हो गया, है ना, प्लेग्राउंड हो गया, ये सेकेंडरी में आती हैं, ये सेकेंडरी एजेंसी कहलाती है। जब आप थ्योरी की क्लासेस देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। जो लोग पहले थ्योरी पढ़ चुके हैं, जिनका पिछली बार पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो उनको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कौन सी प्राइमरी एजेंसियां होती हैं सोशलाइजेशन की और कौन सी सेकेंडरी एजेंसियां होती हैं सोशलाइजेशन की। तो आपको ऑप्शन ऐसा कौन सा दिख रहा है? प्राथमिक और माध्यमिक, यानी जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में वही चीज है, व्हाइल प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, और सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण आपकी क्या होती है? सेकेंडरी एजेंसी महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, बस सीटेट आपका सिलेबस के बाहर कभी नहीं जाता, या तो थोड़ा सा भाषा चेंज कर देगा, क्वेश्चन आपसे उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछेगा।
लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार, अब अगर आपने लेओ वाइगोत्स्की को पढ़ा होगा तो फिर ये 4 ऑप्शन देखिए, अपने आप आंसर लगा देंगे। पहला है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। दूसरा आपका ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो विकास है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो अच्छा, चौथे ऑप्शन में ये दिया भी है भाषा विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे में क्या दिया हुआ था, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। बिल्कुल, वाइगोत्स्की ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन जो है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो पांचवें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का हो जाएगा। देखिए, तो पेपर कोई इतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। सिर्फ इस बार जो सीटेट अगस्त में एग्जाम हुआ था इसमें टोटल सिर्फ 18% अगर पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो सिर्फ 18% लोग क्वालिफाई कर पाए। अब उसका क्या रीजन है, थोड़ा बहुत तो रीजन ये था कि ऑफलाइन में अगर गोले भी गलत लग गए तो आप उसे सही नहीं कर सकते हैं। कुछ रीजन ऐसे भी हैं जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो जिनका रह गया इस बार आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब पढ़ना है आपको लॉरेंस कोहलबर्ग को। अगर आपने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क जो दिए थे अगर उसको पढ़ा है, कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी है, तो आपको ये प्रश्न भी अच्छे से आ जाएगा। उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी होगी, तो लॉरेंस कोहलबर्ग को भी आपको पढ़ना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। अच्छे तरीके से, देखिए यहाँ एक पॉइंट आपको मिल गया। तो ये वो वाली नैतिक कंडीशन है आपकी जिसमें गुड बॉय गुड गर्ल वाली सिस्टम होता है। जब बच्चे को लगता है कि मैं एक अच्छा बच्चा बन जाऊं या अच्छी बच्ची बन जाऊं, गुड गर्ल, तो ये कौन से स्तर में है, तो आप ऑप्शन पहले देखिए, इस ऑप्शन से समझ में आएंगे आपको। पहले ऑप्शन में क्या दिया, उत्तर संक्रियात्मक पोस्ट ऑपरेशन लेवल, ये तो इनका लेवल है ही नहीं। और आपका यहाँ पर प्री ऑपरेशनल दिया हुआ है पूर्व संक्रियात्मक, ये भी आपका प्याजे का जो स्तर दिए हुए हैं वो प्याजे के स्तर है। आपके पूर्व पारंपरिक स्तर और पारंपरिक स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, ये है कोहलबर्ग के नैतिक स्तर। तो इसमें से गुड बॉय और गुड गर्ल वाला जो उसके भी 2 पार्ट होते हैं, कौन से के अंतर्गत आते हैं, पहला तो स्तर था आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा होता है पारंपरिक स्तर। जो आपका ये कॉन्सेप्ट है गुड गर्ल और गुड बॉय वाला, वो आपका आता है पारंपरिक स्तर के अंदर, यानी कि तीसरा जो आपका आंसर होगा वो सही होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिक स्तर दिए हैं, 3 स्तर हैं, उन 3 स्तर के भी 2-2 स्तर हैं, इस तरह से टोटल 6 हैं आपके, तो उनको भी आपको पढ़ना होगा। तो जब आप इसकी थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो वहां से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना। जो लोग इनकी थ्योरी पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा स्तर है, पारंपरिक स्तर है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है जो आपका 7 नंबर का, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर दिया हुआ है कारण और अभिकथन। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। बिल्कुल, जब आप अपने शिक्षकों साथियों ऐसे जो आपसे अधिक जानते हैं उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे, शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कारण क्या है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल, तो आपका जो अभिकथन दिया हुआ है ये भी सही है, क्योंकि जब आप
अपने से ज़्यादा जानने वाले के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी समझ और कौशल विकसित करने में। कारण क्या है? सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। जो सामाजिक संपर्क है वो सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल कारण यही है कि जब आप सामाजिक संपर्क में जाएंगे तो आप सीखेंगे भी और आपका विकास भी होगा। तो कारण भी सही है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है, यानी दो ऑप्शन जो आपका दूसरा दिया हुआ है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि आपके दोनों सही भी हैं और जो आर यहाँ पे ये कारण दिया हुआ है ए का कारण भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अब देखिए यहाँ पर इसको भी मैं जब थ्योरी में कराऊंगा ना तो इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको टेंशन लेने ही नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है असेसमेंट फॉर लर्निंग। प्रश्न क्या पूछ रहा है? अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अब किसके लिए आकलन हो रहा है? अधिगम के लिए। तो अधिगम यानी कि आपको सीखना है अगर तो पहले आकलन करना है, उनको जैसा आपका लैंग्वेज दिया हुआ है ना, अधिगम के लिए आकलन मतलब जो लर्निंग है आपकी उसके लिए क्या होना है? आकलन करना है। अगर आपको सीखना है तो पहले आकलन करना होगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि अधिगम के लिए आकलन। किसके लिए? अधिगम के लिए आकलन। मतलब अगर आपको अधिगम करना है, लर्निंग करनी है तो पहले आपका आकलन होगा, आपको कितना आता है, कैसा आता है, आप किस तरह से सीख सकते हैं, ये सारी चीजें। तो अब पढ़िए आप ऑप्शन। आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अधिगम के लिए आकलन का पूरा मतलब आपको बता दिया। ऑप्शन है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अधिगम के लिए आकलन की बात कर रहा है यहाँ पर। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, बिल्कुल भी नहीं, ये मूल्यांकन और ग्रेड देने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सिखाने से पहले उसके आकलन की बात कर रहा है कि अगर आपको सिखाना है तो पहले आकलन करना होगा, अगर सिखाना है तो आपका आकलन करना होगा। तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। इंग्लिश में भी पढ़ ले। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। समझ में आया आपका? अगर अधिगम के लिए आकलन करना है तो उनको क्या देना है? फीडबैक देना है स्टूडेंट्स को। दे कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, जिससे वो अपनी अधिगम में सुधार कर सके। उन्हें क्या देना है? फीडबैक देना है। अधिगम के लिए आकलन की बात कर रहा था ना, तो अधिगम के लिए मतलब लर्निंग के लिए अगला आकलन चाहिए तो कैसा आकलन होना चाहिए? आप उनको फीडबैक दे देंगे कि आपकी जो लर्निंग है वो कहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है, कहाँ पर आपका इशू हो रहा है, कहाँ पर आप थोड़ा सा कमजोर हैं, कहाँ पर पढ़ने में आप अच्छा नहीं है। अगर आप उनको फीडबैक देते हैं तो क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए यह आकलन कहलाएगा। तो जो ऑप्शन आपका तीसरा है वो राइट हो जाएगा। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। मतलब आप बच्चों को पहले फीडबैक अगर देंगे तो बच्चे अपनी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट कर लेंगे उस फीडबैक के द्वारा कि जो आपने फीडबैक दिया है हमसे कहाँ कमी रह गई, कहाँ प्रॉब्लम हो गई, वो सब देख के बच्चे क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट अपनी लर्निंग में कर लेंगे। तो ऑप्शन तीसरा जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th नंबर का। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? 12 वर्ष, ये तो ज़्यादा हो गया, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 7 वर्ष। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? जब बात की हो सकते हैं तो जो लगभग 7 वर्ष के बच्चे हो जाएंगे तो शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, जैसे चुटकुले पहेलियों को पसंद कर सकते हैं और इनमें शब्दों का खेल शामिल रहता है।
तो जो 7 वर्ष के बच्चे होंगे ऐसे बच्चे शब्दों के खेल में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा हो जाएगा 7 ईयर। अगला क्वेश्चन, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो पहले कैरल गिलिगन की बात करें तो इन्होंने कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत दिया था तो इसको नारीवादी दृष्टिकोण से इसकी आलोचना कर दी थी, क्योंकि उनके प्रयोग में कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत किया उसमें जो प्रयोग किया उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट को रखा, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के साथ उन्होंने प्रयोग नहीं किया। इसीलिए जो कैरल गिलिगन है इन्होंने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने फीमेल को प्रयोग के लिए यूज किया था। तो जो कैरल गिलिगन है, जो आपके कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, उनकी आलोचना की थी कि यह किस विषय पे, नारीवादी दृष्टिकोण से, कि इन्होंने अपने प्रयोग में एक भी फीमेल को सम्मिलित नहीं किया है। प्रश्न भी क्या पूछ रहा है एक बार फिर पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी, नारीवादी दृष्टिकोण से की थी। अब देखिए प्रश्न को कैसे घुमा के पूछाया गया है। ये नहीं कहा कि आलोचना की थी, किस वजह से की थी, तो नारीवादी दृष्टिकोण से उन्होंने इनकी आलोचना की थी। तो ऑप्शन जो आपका दूसरा है ये राइट हो जाएगा, फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पर। अब आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है आपके। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आ जाते हैं जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक चिंतन पर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक है जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। मतलब अगर आपका ध्यान एक जगह केंद्रित हो गया तो आप दूसरी तरफ, दूसरी सिचुएशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार ये क्या होगा आपका, ये होगा सेंट्रेशन, यानी कि केंद्रीयन। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात चल रही है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज सेंट्रेशन व्हिच रिफर्स टू द टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर। जब एक सिचुएशन में, जब एक जगह पर ध्यान केंद्रित हो जाता है तो बाकी सिचुएशन को आप निगलेक्ट कर देते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन में से एक कौन सी विशेषता है, तो वो है आपकी सेंट्रेशन की, यानी कि केंद्रीयन की। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर का, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि ... और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि ... और सोच है आपकी। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपको पता है वृद्धि क्या होती है, जो प्रारंभ, देखिए शिशु अवस्था में तेज होती है, जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था आएगी उसमें क्या हो जाएगी, उसमें स्थिर हो जाएगी आपकी वृद्धि। तो ऑप्शन में है कहीं पर आपकी स्थिर, राइट। दो ऑप्शन है ऐसे जहां पर स्थिर है। और दूसरा जो आपकी सोच होगी वो क्या हो जाएगी, आत्म केंद्रित रहती है बाल्यावस्था में, प्रारंभिक में, यानी कि ईगोसेंट्रिक। कुछ हद तक आपकी क्या होगी, आत्म केंद्रित होगी। इसके बाद बात करें हम मध्य बाल्यावस्था की, तो वृद्धि जो है वो धीमी रहेगी, किशोरावस्था में फिर बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मध्य बाल्यावस्था की। तो मध्य बाल्यावस्था में जो वृद्धि होगी वो धीमी होगी और सोच आपकी लॉजिकल हो जाएगी, तार्किक हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका दूसरा। यहाँ पर इंग्लिश वाले पढ़ लीजिए एक बार। इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ इज स्टेडी, मतलब स्थिर रहती है, एंड थिंकिंग इज समव्हाट इगोसेंट्रिक रहेगी, while in middle childhood growth slows and thinking is
लॉजिकल। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप इसको पढ़ेंगे ना, विकास के चरण पढ़ेंगे, तो भी आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती, शिशु अवस्था में सबसे तेज गति से विकास होता है। फिर बाल्यावस्था में देखिए जो वृद्धि की बात यहाँ पर की रही है, तो स्थिर हो जाएगी। वृद्धि जो है, सोच आपकी क्या होगी, आत्म केंद्रित रहेगी। फिर मध्य बाल्यावस्था में आओगे तो वृद्धि धीमी होगी और सोच आपकी लॉजिकल हो जाएगी। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक का मतलब समझ पा रहे हैं आप, ग्रोस मोटर स्किल। ये थ्योरी में ऑलरेडी करा चुका हूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब ग्रोस मोटर स्किल क्या होती है? जिसमें बड़ी मसल्स का यूज हो, ठीक है। और आपका एक होता है फाइन मोटर स्किल, इसमें क्या होता है, छोटी मसल्स का यूज किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, यानी कि आपका ग्रोस मोटर स्किल कौन सा है? तो जिसमें बड़ी मसल्स का यूज होगा वो आपका स्थूल गतिक कौशल होगा। जैसे बुनाई, तो इसमें उंगलियों का यूज होता है। तैरना बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसमें हाथ पैर सभी का यूज होता है, जो बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं। इसके बाद एक कागज पर वृत्त की रूपरेखा को काटना, उंगलियों का यानी छोटी मसल्स का यूज हो जाएगा। एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये भी आप उंगलियों का काम हो जाएगा, यानी कि छोटी मसल्स का यूज इन सभी में होता है, तो ये सब गलत हो जाएंगे। जो आपका तैरना होता है, इसमें बड़ी मसल्स का यूज किया जाता है, हाथ का पैर का, है ना। तो आपका जो स्थूल गतिक कौशल है वो क्या होगा, तैरना आपका हो जाएगा। तो आपको देखिए अब यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर कुछ और भी दे सकता था। अगले एग्जाम में आपको सेम ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कि स्थूल गतिक कौशल क्या होता है, फाइन मोटर स्किल क्या होता है, अगर इसको समझ लिया तो आप ऑप्शन देख के ही आंसर लगा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको क्या करना है, सीडीपी को समझना है, चाहे आपकी सब्जेक्ट पेडालॉजी हो, उसको भी आपको क्या करना है, समझना है। तो आपकी जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है वो होती है जिसमें बड़ी मसल्स का यूज किया जाता हो। फाइन मोटर स्किल वो होती है जिसमें छोटी छोटी मसल्स का यूज किया जाता हो। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप लोग सीडीपी बाल विकास की प्लेलिस्ट में जाकर के जितने भी वीडियो में बना चुका हूँ सीडीपी के, उनको देख लीजिए। आपका ये जो पेपर है ना, इतना सिंपल, मतलब आपको सिर्फ भाषा में इधर उधर उलझा देता है, तो आप समझ लेंगे तो आप आंसर भी लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर का, यहाँ पर भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डॉट डॉट और डॉट डॉट सिद्धांतों का पालन करता है। भौतिक वृद्धि और विकास, भौतिक वृद्धि आप फिजिकल ग्रोथ जो होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और विकास के, तो विकास के किसके सिद्धांतों का पालन करते हैं वो ये पूछ रहा है, कौन कौन से सिद्धांत। तो एक तो होगा आपका शीर्षगामी, विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ यानी कि आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। जो भौतिक वृद्धि और विकास होता है आपका, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करें, तो आपको बता चुका हूं मैं कि जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो आपका शीर्षगामी और आंतरिक से बाहरी आपका होता है समीपस्थ, यानी आंतरिक से बाहरी की ओर और शीर्षगामी दोनों होता है आपका जो भौतिक वृद्धि होता है। तो ऑप्शन जो आपका 2 होगा वो राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो भौतिक वृद्धि होती है उसको इंग्लिश में पढ़ लें, आपको अभी वो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि थ्योरी में मैंने आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाया क्या, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल का आपका जो मतलब होता है, विकास आपका सिर से पैर की तरफ होता है, और आपका जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है उसका अंदर से यानी सेंटर से बाहर की तरफ आपका विकास होता है। और ये दोनों आपके जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं वो दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। आपका जो विकास होता है वो सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों होता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं ना कि इंग्लिश में भी पढ़ना सीखिए। हिंदी में इतने जटिल शब्द होते हैं आपके, और हिंदी में एक जो आपने प्रॉक्सिमोडिस्टल कहा ना, इसको हिंदी में अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है ना, उसका अलग अलग मतलब निकल रहा है। तो कोशिश करिए कि आप लोग बिल्कुल हिंदी में पढ़िए, मैं हिंदी में पढ़ के समझा रहा हूँ। इंग्लिश वाले तो ठीक है, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, पर आपको जैसे यहाँ क्वेश्चन जो आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिर्फ लिख देंगे हिंदी में और कहेंगे सिफेलोकॉर्डल क्या है,
या प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है। आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन कि सिर्फ लिखा गया हिंदी में है और पूछा आपका इंग्लिश में गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है, इंग्लिश में भी और हिंदी आप लोग बाईलिंगुअल पढ़िए, तो आपके लिए भी आसान रहेगा। जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, अगर आपको हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। अब 1 मिनट के लिए मुझे भी ये शब्द अच्छे से समझ में नहीं आए थे, शीर्षगामी समीपस्थ। जब यहाँ पर आपने इंग्लिश में सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल देखा, आराम से समझ में आ गया। और मैंने आपको इस तरीके से याद रखना भी सिखाया है कि सिफेलोकॉर्डल मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका विकास जो होगा सिफेलोकॉर्डल में सिर से पैर की तरफ, और आपका जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है उसमें सेंटर से बाहर की तरफ आपका विकास होगा, इनर टू आउटर यहाँ पर दिया भी हुआ है। तो जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, बात कर रहा है फिजिकल की, शारीरिक की या भौतिक की, आप कह सकते हो कि भौतिक जो आपका ग्रोथ और विकास होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, वो कौन कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो 2 प्रिंसिपल थे, आपको बताया था, एक हो गया सिफेलोकॉर्डल, दूसरा हो गया प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर का। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। अब अगर आप लोग क्लास देख रहे होंगे तो इसकी भी थ्योरी आपको बहुत जल्द आने वाली है। हावर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब उनके बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार कौन से किस कैटेगरी में रखे गए हैं, जब आप इनकी थ्योरी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर किसकी बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, फिलोसफर, जो फिलोसफर होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रापर्सनल होते हैं, याद रखिएगा, इंट्रापर्सनल होते हैं। और आपके जो मूर्तिकार होंगे वो स्पेशियल होते हैं, मतलब कि स्थानिक बुद्धि होती है उनकी। अब देखिए यहाँ दिक स्थान दिया हुआ, तो इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है हिंदी में, और स्पेशियल का मतलब होता है स्थानिक बुद्धि। तो आपका जो ऑप्शन 3 हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि जो फिलोसफर होते हैं वो इंट्रापर्सनल होते हैं, अंतः व्यक्ति, उनकी जो बुद्धि होती है वो अंतः वैयक्तिक होती है, और जो मूर्तिकार होते हैं उनकी स्थानिक बुद्धि होती है। तो यहाँ पर दोनों के बारे में पूछा गया है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास दिक स्थान यानी कि स्थानिक प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो ये आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। तो आज हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, शाम तक 15 क्वेश्चन और कर लेंगे, नहीं तो जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लगभग 30 मिनट से ऊपर वैसे भी हो चुके हैं। पर आपको सिर्फ जल्दी जल्दी कराना जरूरी नहीं है, आपको समझाना भी जरूरी है किस तरह से प्रश्न आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और आप किस तरह से आंसर लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपके लगातार जितने भी प्रीवियस ईयर के सीटेट के पेपर हैं सीडीपी करवा दूंगा, हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी। अगस्त के जैसे आपके पेपर 1, पेपर 2 और उनके जो सेट हैं 4 ABCDEFG तक, वो सभी सेट हुए, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं सीडीपी के, सभी लगातार हम करने वाले हैं और आपको समझ में भी आएगा। और जो थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है तो थ्योरी की आपकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी बाल विकास के नाम से। आपको सीटेट जनवरी 2024 की क्लासेस बिल्कुल फ्री में चल रही हैं, तो जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो को शेयर करिए ताकि वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और इस बार आपका सीटेट कोई नहीं रोक सकता, जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए। आपका सीटेट का पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों क्वालिफाई आप करके आओगे इस बार। कोई डाउट रहेगा कमेंट्स में बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।